नमस्ते, मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे लिए जानना क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये देखा जाता है कि लगभग 50% साइकेट्रिक केसेस में कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर पहले से एग्जिस्ट होता है। तो इसलिए भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। जनरल पॉपुलेशन में बात करें तो लगभग 10 से 20% लोग किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। एडिक्शन के केसेस में ये पाया जाता है कि लगभग 60 to 70% लोग किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। जनरली पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को ये कभी लगता ही नहीं कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, भले ही उनके आसपास वाले लोग उनसे परेशान हों। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सीरीज में सबसे पहला जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेल में फीमेल की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। अगर जनरल पॉपुलेशन में देखें तो लगभग 3% मेल और 1% फीमेल में पाया जाता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के टोटल 7 क्राइटेरिया बताए गए हैं, जिसमें से अगर 4 क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है तो हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि पेशेंट कम से कम 18 साल से ज़्यादा की उम्र का होना चाहिए और साथ ही साथ 15 साल की उम्र से पहले पेशेंट में कंडक्ट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस के क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है फेल्योर टू कन्फर्म सोशल नॉर्म्स और ओबे द रूल। ऐसे लोगों को प्रायः सामाजिक नियमों और मान्यताओं को तोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा करके उनको थ्रिल मिलती है और वे यहीं नहीं रुकते, अपने द्वारा किए जाने वाले बुरे कर्मों का महिमा मंडन करने से भी नहीं थकते। वे अक्सर कहते हुए पाए जा सकते हैं कि मैंने तो अपने टीचर को ही मार दिया था, पुलिस वालों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, सारे लोग मेरे से डरते हैं, मेरा खौफ है लोगों में। ऐसे लोग नियमों के साथ खेलते नहीं बल्कि उनको तोड़ के ज़्यादा मजा लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दूसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ रिमोर्स। कई बार आपने देखा होगा और सुना होगा कि लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि इसकी आंखों में देखो, इतना बड़ा काम करने के बाद भी इसकी आंखों में कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो वाकई में ऐसे लोगों की आंखों में कोई शर्म नहीं होती, इनके मन में कोई हया नहीं होती। ये बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी कोई पछतावा व्यक्त नहीं करते। इवन जो कुछ भी उन्होंने बुरा काम किया है उसके पीछे कोई ना कोई तर्क देते हैं कि मैं कैसे सही हूँ, और इसके लिए उनके मन में कभी पछतावा नहीं होता है। तीसरा क्राइटेरिया है लाइंग, डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। ऐसे लोगों को झूठ बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल लेते हैं, और लोगों को मैनिपुलेट भी करना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। नॉर्मली ऐसे लोग बहुत करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के होते हैं। ऐसे लोगों की बातों में बाकी दूसरे लोग बहुत आराम से आ जाते हैं। कई बार तो बहुत प्रोफेशनल लोग भी इनकी बातों में धोखा खा जाते हैं। आपको याद होगा मशहूर ठग नटवरलाल, जिसने आगरा के ताजमहल को 3 बार बेच दिया था। पेशे से ये शुरुआत में वकील था, बाद में इसने वकालत छोड़ दी। इस पे करीब 100 केसेस चल रहे थे। चौथा क्राइटेरिया है इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे लोग जल्दी अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को सोशल और फैमिली रोल के प्रति बहुत लापरवाह देखा जाता है। अगर आप इनको कहीं नौकरी पे भी लगाते हो तो ये अपने मन मुताबिक काम पे जाते हैं और मूड हुआ तो वहाँ से चल भी देते हैं। पांचवा क्राइटेरिया है इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब ये होता है कि बिना सोचे समझे, बिना परिणाम की चिंता किए हुए ही कोई बिहेवियर कर जाना एकदम से अचानक ही, और वो ऐसा करते वक्त कुछ भी नहीं सोचना कि मेरे ऐसा करने से क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर मैं किसी पे हाथ उठा रहा हूँ, किस चीज़ से मैं किसी को मार रहा हूँ, तो वो मर भी सकता है, उसे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा करते वक्त इनके मन में कुछ भी ऐसा नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या करना है,
और मेरे ऐसा करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, इस चीज़ की बिल्कुल इनको कोई परवाह नहीं होती है। छठवां क्राइटेरिया है इरिटेबिलिटी एंड अग्रेसिवनेस। प्राय ऐसे लोग झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, आपराधिक एक्टिविटी करने के लिए रेडी रहते हैं। कई बार ऐसी एक्टिविटी में इनको खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसके बावजूद भी इनको ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना अच्छा लगता है। सातवां और आखिरी क्राइटेरिया है रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ सेल्फ और अदर्स। ऐसे लोगों को प्राय ना अपनी सेफ्टी की फिक्र होती है और न दूसरों की सेफ्टी की फिक्र होती है। ऐसे लोग ये भी कहते हुए पाए जाते हैं, न मरने से डरता हूँ न मारने से। कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा का है और इन 7 क्राइटेरिया में से 4 क्राइटेरिया भी उसके अंदर पाए जाते हैं और 15 साल की एज से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ हो, तो ऐसे लोगों को हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से डायग्नोज कर सकते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल आप फिल्मों के थ्रू भी देख सकते हैं। आपने स्लमडॉग मिलियनेयर अगर देखी होगी तो उसमें उसका बड़ा भाई होता है, उसको पहले कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, बाद में वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। एक जल्दी ही नई वेब सीरीज आई थी असुर करके, उसमें से शुभ नाम का जो कैरेक्टर होता है वो भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग समाज के लिए बहुत खतरा होते हैं। ऐसे लोगों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, तो ऐसे लोगों से जितना हो उतना बच के ही रहें तो सही है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।